Hello everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। बच्चों की फेवरेट पोम अमेंडा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पोम बहुत अच्छी है। मज़ा आएगा आपको पढ़ते हुए। पोम की थीम समझेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, पोइटिक डिवाइसेस बताऊंगी। काफ़ी सारी पोइटिक डिवाइसेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। एक दो नई भी सीखोगे, जैसे पैरेंथेसिस आज आप सीखोगे मेरे साथ में। पैरेंथेसिस क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे लास्ट में, और इस पोम को पूरा हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला बच्चों की फेवरेट पोम, क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये बच्चों के फेवर में है। यहाँ पे पेरेंट्स को डांट पड़ रही है, ठीक है। बच्चों को डांट नहीं पड़ रही है, पेरेंट्स को डांट पड़ रही है। और जो पोइट है हमारे, वो पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि ठीक है, माना कि तुम बच्चे के अच्छे के लिए चाहते हो, बच्चे को अच्छे अच्छे मैनर सिखाना चाहते हो, बट ध्यान रखो उसका फ्रीडम ना छीनो, उसका क्रिएटिव टैलेंट ना छीनो, उसको जो माइंड में जो उसके थॉट्स हैं, इमेजिनेशंस हैं, उनको ना डिस्ट्रॉय करो प्लीज। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने एक्चुअल बच्चे को खो दोगे। एक बच्चे के अंदर जो इनर टैलेंट होता है, क्वालिटीज होती है ना, जिनको और ज्यादा आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। आपको बच्चे को हाथ पकड़ के चलाने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो बेटा तू चल, मैं तेरे पीछे हूँ, राइट। अगर वो गिरता है तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज उसको खुद एक्सप्लोर करने दो चीजें। ये पेरेंट्स को सिखाने की कोशिश की गई है इस पोम के थ्रू। तो ब्यूटीफुल पोम होगी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाइएगा और बोलिएगा कि देखो हमको यहाँ पेरेंट्स को अमेंडा पोम के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं हमारी जो रॉबिन क्लेन है ये, ठीक है। तो एक बार मैसेज बता दूं क्या देखने को मिलता है आपको, रॉबिन क्लेन हमसे क्या कहना चाहती हैं, उसके बाद में हम लोग इस पोम को और अच्छे से शुरू करेंगे। ठीक है। सो क्या है जो रॉबिन क्लेर हमको सिखा रही है? थीम ऑफ द पोम, मैसेज या थीम क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम इज द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ आपको बताया जा रहा है। पेरेंट्स को सीधा सीधा डांट फटकार लग रही है और उनको बोला जा रहा है दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू टीच देयर चिल्ड्रन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपके लिए जरूरी है ये सिखाना बच्चे को कि सही क्या है, गलत क्या है। एंड इनकलकेट गुड हैबिट्स, इनकलकेट मतलब बच्चे को अच्छी अच्छी आदतें सिखाना, सही है। मैनर सिखा रहे हो, सही है। बट दे ऑल्सो नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर फ्रीडम एंड डिजायर्स। पर तुम्हें ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा घुट रहा है, आपकी कांस्टेंट नैगिंग से परेशान हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है और बोल रहा है कि मेरे को तो मम्मी पापा चाहिए ही नहीं, इससे तो अच्छा मैं ऑर्फिन होती, अनाथ होती, इससे तो अच्छा मेरा घर ही ना होता। जैसे सड़क पे बच्चे घूमते हैं, काश कि मैं वैसे ही घूम रही होती। इससे तो अच्छा है मैं रुपंजल बन गई होती। रुपंजल के घर में कोई नहीं था, अकेली टावर में रहती थी वो, क्योंकि मम्मी पूरे दिन किच 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 करती रहती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इनफैक्ट मैं 10th के स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ। पर्सनली मैं बहुत बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ ऑफलाइन कोचिंग्स एंड स्कूल्स में। मैंने बच्चों के अंदर ये चीज़ देखी है, दे से लाइक मैडम आप मेरे पेरेंट्स को नहीं जानती। मेरे पेरेंट्स ना ऐसे, इनफैक्ट एक बच्चे ने तो हद कर दी थी। ही सेड कि मैम काश कि मेरे पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स तो ना, इतने बुरे पेरेंट्स कहीं होंगे नहीं, वो होने ही नहीं चाहिए। आई जस्ट डोंट वॉन्ट माई पेरेंट्स। वो कहीं पे ट्यूशन क्लासेस लेने जाता था, मेरे पास इंग्लिश की क्लासेस लेता था, कहीं और कुछ और लेता था। आई थिंक ये 5 years बैक की बात है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस टुडे। सो ही केम टू मी एंड सेड वन डे, आई वाज जस्ट टेलिंग हिम नो कि पेरेंट्स बेटा बेटा अच्छे के लिए सोचते हैं। जैसे मैं और पोम में आपको पेरेंट्स की तारीफ भी कर चुकी हूँ, बोलती हूँ कि पेरेंट्स आपके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो ही टोल्ड मी, यू नो मैम आपको नहीं पता मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, मतलब आप ये समझ लो कि मेरे जैसे पेरेंट्स होने नहीं चाहिए किसी के। देन ही सेड कि जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू बी विद माय पेरेंट्स, मैं यहाँ ट्यूशन आता हूँ। मैथ साइंस इंग्लिश तो चलो पढ़ना पड़ रहा है, एग्जाम की वजह से मैंने पढ़ लिया। फिर मैं टेनिस चला जाता हूँ, फिर मैं कराटे चला जाता हूँ, फिर मैं स्विमिंग चला जाता हूँ, ताकि मैं अपने घर में ना रहूँ पेरेंट्स के साथ। देन ही सेड कि अच्छा है मेरे पेरेंट्स पे बहुत पैसा है मैम, फेंकते हैं वो पैसा, अच्छा है मेरे ऊपर फेंको, मैं तो खुश हूँ, घर में तो नहीं रहना पड़ रहा, तुम्हारी किचकिच से अच्छा तो कुछ सीख रहा हूँ। दिस वॉज द लिमिट ऑफ द स्टूडेंट, द बॉय। सो आप समझ नहीं सकते कि बच्चों की मेंटालिटी कहाँ से कहाँ तक चली जाती है, जब पेरेंट्स उनको कॉन्स्टेंटली नैग करते हैं, कॉन्स्टेंटली हेलीकॉप्टर की तरह उनकी पेरेंटिंग करते हैं, मतलब बेसिकली उनको परेशान करते हैं, नैग करते हैं, उनके ऊपर ऑल द टाइम होवर करते रहते हैं, देखते रहते हैं बच्चा क्या कर रहा है। जैसे कि आप बिग बॉस है और आप बिग बॉस की आंखों के सर्विलांस में है, राइट। तो ये चीज़ हमको नहीं करनी है एज अ पेरेंट। यही पोम आपको यहाँ पे सीखने को, पोम के अंदर आपको मिलेगा। पेरेंट्स को दिखा देना पोम, उनको पसंद आएगी। चलो,
यहाँ पे आपको दो लोग दिखाई देंगे, एक आपको दिखाई देगी अमेंडा, नाम है इस लड़की का, ठीक है, ये है अमेंडा और ये है उसकी मॉम। अच्छा, यहाँ मैंने मॉम लिया है बट इट्स नॉट कंपलसरी कि ये मॉम के बारे में है, क्योंकि चैप्टर के अंदर बताया नहीं गया कि ये मदर है या फादर है, तो हम इसको पेरेंट बोलेंगे। मैंने जनरली कॉमन, मतलब अगर हम लोग जनरलाइज करें तो मदर ही है जो बच्चे के सबसे ज्यादा करीब होती है ना, मदर ही है जो उसको अच्छी अच्छी आदतें सिखाती है, और जो बोलते हैं ना अगर बच्चा कुछ भी गलत कर देता है तो मम्मी की वजह से, माँ के संस्कार, तो एक तरीके से मैंने इसीलिए यहाँ मदर को लिया है, अदरवाइज यहाँ पेरेंट लिखा है, मतलब कि दोनों, ठीक है, दोनों को मैसेज है, खाली मदर को नहीं है, दोनों को है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अमेंडा को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि अमेंडा अपने नेल्स को बाइट मत किया करो, क्या करती रहती हो पूरे दिन, है ना, नेल्स बाइट करना। डोंट हंच योर शोल्डर, अपने शोल्डर्स को ऐसे करके मत बैठो, हंच नहीं करते, सीधा बैठो, स्ट्रेट। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्लाउच करके बैठना, ऐसे जब हम बैठ जाते हैं ना चेयर पे ऐसे करके, मतलब लेजी पोजीशन में, ऐसे मत बैठो, सीधा बैठो, सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो आपने देखा पहले स्टेंजा में अमेंडा को 3-4 कमांड्स दी गई, उसको बोला गया स्लाउच नहीं करना है ना, हंच नहीं बनाना है बैठते हुए, सिट स्ट्रेट बैठना है, नेल्स बाइट नहीं करने हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। तो मतलब आप ये समझो कि जो अमेंडा लड़की होगी वो अपने घर में जब बैठी होगी तो उसको ऑल द टाइम ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये मत करो, वो मत करो सुनने को मिल रहा होगा। अब ऐसे में बच्चा क्या करेगा, बच्चे के माइंड में क्या आएगा, बोलेगा क्या यार क्या करूं, मतलब हो जाता है, दैट्स ट्रू, कभी कभी ऐसा होता है। तो पेरेंट्स को देखना है कि वो बैलेंसिंग अप्रोच कैसे रखें अपने बच्चे को परेशान, मतलब अपने बच्चे को डायरेक्शन देते टाइम। क्या आपका बच्चा सच में तो ना कांस्टेंट नैगिंग की वजह से फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है या परेशान हो रहा है, तो आपने इस चीज को बैलेंस आउट रखना है कि बच्चे को उसके मन की कुछ चीजें भी करने दी जाएं, ताकि वो फ्रीडम और डिजायर जो उसकी है ना, उनको भी फुलफिल कर पाए। सीख रहा है, गुड मैनर्स अच्छी बात है, बट उसको ऐसा बाउंड्रीज के अंदर है ऐसा फील नहीं होना चाहिए। आप देखो इस पोम के अंदर आप नोटिस करोगे कि हर स्टेंजा में पहला स्टेंजा खुला है और दूसरा वाला ब्रैकेट के अंदर है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। एक सेकेंड बच्चों। सो इन अ पैरेंथेसिस, ओहो ये क्या, कहाँ चला गया ये एक सेकेंड ना। सो इन अ पैरेंथेसिस क्या होता है कि किसी भी पोम के अंदर, ठीक है, आप कोई पोम लिख रहे हैं, अब उस पोम में आपको कुछ और भी ऐड करना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कोई थॉट्स ऐड करने हैं, तो उनको आप पैरेंथेसिस के थ्रू ऐड करते हैं। तो पैरेंथेसिस को हम लोग एक पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। तो इस पोम में हो क्या रहा है, वैसे तो देखो हर जगह ना मदर बोल रही है, लेकिन जो अमेंडा है उसकी फीलिंग्स को भी हमें बताया गया है, और अमेंडा क्या कर रही है, वो बोल नहीं रही है, मम्मी को जवाब नहीं दे रही है, चिल्ला नहीं रही है, अपने मन ही मन में परेशान हो रही है और सोच रही है। क्या सोच रही है? अमेंडा बोलती है देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, लैंग्वेड साइलेंट, शांत, पीसफुल, है ना, एक पीसफुल क्या है मेरे चारों तरफ, एमरल्ड का सी है, एमरल्ड एक स्टोन होता है जिसका कलर होता है ग्रीन, है ना, तो एक एमरल्ड सी है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, एक पीसफुल सी दिखाई दे रहा है जहाँ की जो इनहेबिटेंट है, रहने वाला पर्सन है, दैट इज मी, मैं हूँ, सोल मतलब एलोन, अकेली बस मैं ही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कोई एक सी हो जो शांत हो, लहरें जिसकी शांत हो, और वहां पे मैं, वो एमरल्ड कलर का है ना, सी ग्रीन टाइप से, और वहां पे बस मैं, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग स्विफ्टली, जैसे मरमेड होती है, मरमेड कौन होती है, पानी में जब तैर रही होती है, स्विफ्टली क्विकली अच्छे से ड्रिफ्ट कर रही है, मतलब कि इधर उधर वेव्स में हैप्पीली हैप्पीली मस्त अपना तैर रही है पानी में, एंजॉय कर रही है पानी को। सो वो बोलती है आई जस्ट वॉन्ट टू बी दैट मरमेड, आई एम जस्ट अ मरमेड हु इज एक्चुअली इंजॉइंग हर सेल्फ इन, हु इज जस्ट इंजॉइंग हर सेल्फ इन दिस सी, आई जस्ट वॉन्ट टू बी दैट। अब आप यहाँ नोटिस करोगे दैट जो मदर है वो डांट रही है, जो अमेंडा है वो सोच रही है अपनी। अब इसको आप इमेजिनेशन भी बोल सकते हो, उसकी क्रिएशन भी बोल सकते हो, फ्रीडम, क्रिएटिव फ्रीडम है उसके अंदर, है ना, वो देखो कितना अच्छा सोच पा रही है, उसकी इमेजिनेशन देख रहे हो, खुद को मरमेड बता रही है, बोल रही है एक सी है ग्रीन कलर का, वहां पानी बह रहा है, पीसफुल है, वहां पे मैं आराम से क्या कर रही हूँ, ब्लिसफुली ब्लिसफुली हैप्पीली क्या कर रही हूँ, ड्रिफ्ट कर रही हूँ, तैर रही हूँ पानी में, एंजॉय कर रही हूँ, अकेली हूं मैं, ठीक है।
डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अच्छा, ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, डोंट हंच योर शोल्डर्स एंड डोंट डू दिस स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। इसके देखो हम लोग पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाई दिया एनाफोरा। जब हम एनाफोरा यूज करते हैं तो क्या होता है, सेम वर्ड से लाइनें शुरू होती हैं, कंसेक्यूटिव लाइनें, जैसे डोंट, डोंट से स्टार्ट हो रहे हैं। रेपिटेशन भी मिलेगा बिकॉज अमेंडा 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 आपको 3 बार यहाँ देखने को मिल रहा है, ये रहा रेपिटेशन, ठीक है। मेटाफर यूज हुआ है, ग्रीन कलर का जो सी बताया है वो क्या है, कलर ऑफ एमरल्ड स्टोन से कंपेयर किया गया है, इसीलिए यहाँ पे मेटाफर भी यूज है। ड्रिफ्टिंग, ब्लिसफुली हैप्पीली कोई ड्रिफ्ट कर रहा है, उसका आपने इमेजिनेशन बताया है। एलिटरेशन हो गया आपका, एस का साउंड यहाँ आपको दिख जाएगा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ठीक है। रिदम क्या है इसका, राइमिंग स्कीम है आपकी ए ए बी ए। अच्छा देख लेते हैं, अमेंडा अमेंडा, बी अमेंडा, सी मी फुली, ठीक है। सो ए ए बी ए सी सी सी, हर बार आपको सेम राइमिंग स्कीम फॉलो होगी। आगे पढ़े। मदर अभी और कॉन्स्टेंटली उसको डांटे जा रही है। मदर बोलती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा तुमने होमवर्क कर लिया। पूरे दिन पेरेंट्स बस यही करते हैं बच्चों से। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, अमेंडा तुमने अपना कमरा साफ किया। फिर से देखो एनाफोरा है ना, वहां पे भी यही था, यहाँ पे भी है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, अमेंडा मैंने तुमको, रेपिटेशन भी हो जाएगा है ना, अमेंडा मैंने तुमको बोला था तुमने शूज क्लीन करो, घर क्लीन करो, कमरा क्लीन करो, बेड क्लीन करो, शूज क्लीन करो, होमवर्क करो। उससे कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। अमेंडा क्या कर रही है, अमेंडा इमेजिनेशन में खोई हुई है, इमेजिन कर रही है। अमेंडा बोल रही है, आई एम एन ऑर्फन, काश के मैं एक ऑर्फन होती जिसके मम्मी पापा नहीं होते। रोमिंग द स्ट्रीट, मस्त अपना सड़क पे घूम रहे हैं, घर ही नहीं है तो फिर रहेंगे कहाँ, मस्त अपना घूम रहे हैं। अब घर नहीं है तो सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी, शूज नहीं है तो शूज भी साफ नहीं करने पड़ेंगे। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, मैं पैटर्न्स बना रही हूँ डस्ट पर, जमीन पर पैरों के निशान बना रही हूँ। डस्ट हो ना, मिट्टी पे आप पैर रखोगे, बेयर फुटेड हो आप, तो वहां आपका निशान बन जाएगा। तो बेयर फुट है तो अपने सॉफ्ट डस्ट पे निशान बन रहे हैं। माई हश्ड बेयर फीट, हश्ड साइलेंट, बेयर कुछ पहना नहीं है पैरों में, फीट के निशान पैटर्न बन रहे हैं सड़क पर। वो इमेजिन कर रही है, कितना सुंदर, देखो इतनी अच्छी इमेजिनेशन है अमेंडा की। मतलब हो सकता है कि ये एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड हो और इसको ये सब चीजें करना है, बट वो अपनी ही इमेजिनेशन में खोई है। हो सकता है बड़ी होकर बहुत बड़ी पोइट बने, पेंटर बने, सिंगर बने, क्योंकि इमेजिनेशन जिनकी अच्छी होती है वो क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर जाते हैं। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। उसकी मदर जो उसको बार बार नैग कर रही है ना, नैगिंग मतलब चिल्ला रही है उसको बार बार, एक ही काम को कॉन्स्टेंटली करने के लिए बोल रही है, तो वो अपने मन में सोच रही है द साइलेंस इज गोल्डन। लाइफ में साइलेंस होना उतना ही जरूरी है जितना एक रिच पर्सन के लिए गोल्ड होना, गोल्डन बेस्ट थिंग एवर, है ना। तो साइलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में, और मुझे वही साइलेंस की तलाश है। तो ये जो मदर जो बार बार नेक कर रही है ना, काश के मैं ऑर्फन होती और सड़क पे घूम रही होती, साइलेंस रहती, मेरे बेयर फीट की भी आवाज मुझे नहीं आती। द फ्रीडम इज स्वीट, और मैं फ्रीडम में होती, मतलब कि मुझे कोई बार बार होमवर्क करने के लिए नहीं बोलता, घर साफ करने के लिए, शूज साफ करने के लिए नहीं बोलता, मैं फ्रीडम में जीती। दैट्स द स्वीटेस्ट थिंग जो मेरे साथ हो सकती थी। तो जब मदर डांट रही है और बच्चा अगर रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा परेशान नहीं है। हो सकता है वो अपने अंदर ही अंदर कुछ और ही सोच रहा है। यही हो रहा है पैरेंथेसिस के थ्रू। तो ये थर्ड स्टेंजा था, और फोर्थ आपका फिर से पैरेंथेसिस में चला जाएगा। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर, अच्छा ठीक है, इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। रेपिटेशन मैंने आपको बता दिया था, रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड, ठीक है। मेटाफर है, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर किया गया है, साइलेंस को गोल्डन से। रेपिटेशन यहाँ हो गया, ये आपकी ए ए डी ए ई ई आपका क्या हो जाएगा, आगे की पोएटिक डिवाइस हो जाएगी। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, दांतों में कीड़े लग जाएंगे। अब देखो बोला तो ये सारी चीजें ना तरीके से जाती हैं, और पेरेंट्स सही भी बोलते हैं, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एग्जैक्टली पेरेंट्स गलत हैं, क्योंकि बच्चा ज्यादा चॉकलेट खाएगा तो बच्चे के दांत खराब हो जाएंगे, तो पेरेंट्स नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, बच्चे में तो इतनी अकल नहीं होती है। तो इससे हमें एक और सीख मिलती है कि आपको क्या करना है ना, धीरे धीरे जब आप नोटिस करो कि आपका बच्चा बड़ा होता जा रहा है, तो उसको थोड़ी थोड़ी फ्रीडम देते जाओ। छोटे बच्चे को समझाओ जब वो बहुत छोटा है, जब उसको कुछ नहीं पता, आपने तब उसको जो चीजें सिखा दी वो आगे वही करेगा, और सिखाने से ज्यादा वो आपको फॉलो कर रहा है, तो पहले आप करो। आप अच्छा खाओ, बच्चा भी अच्छा खाएगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं तो खा रही हूँ बर्गर, बच्चे से कह रही हूँ बेटा तू रोटी खा, तू जंक फूड मत खा। मेरे को भी वही खाना है जो मेरे बच्चे को मैं खिलाना चाहती हूँ। मुझे भी उसी तरीके से बिहेव करना है जिस तरीके से मैं बच्चे को, मैं सीधा खड़ी बैठूंगी तो बच्चे को स्लाउच करके बैठने की आदत ही नहीं है, बच्चे को हंच दिखाने की आदत ही नहीं
है ना। अगर मैं टाइम से अपने टीथ ब्रश करूंगी, कॉम करूंगी, तो बच्चा भी नहीं करे, बच्चा भी वही करेगा जो मैं कर रही हूँ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो करो जो आप बच्चे को करवाना चाहते हो, तो वो आपको फॉलो करेगा रादर देन उसको कॉन्स्टेंटली नैग करने के। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, सो नाउ विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो अभी वो बोलती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर यू एक्ने, एक्ने याद है तुम्हें, एक्ने हो जाते हैं तुम्हारे, तो प्लीज मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, तो मेरी तरफ देखो अमेंडा। पेरेंट्स ना कुछ बोल रहे थे तो बच्चा इधर उधर देखने लगता है ना, नीचे देखने लगता है या इग्नोर करता है, तो मेरी तरफ देखो। तो बेसिकली हर स्टेंजा में अमेंडा को डांट पड़ रही है। अमेंडा बोलती है काश कि मैं रुपंजल होती। यहाँ पे देखो एल्यूजन यूज हुआ है, मतलब कि रेपेंजल नाम की जो स्टोरी है बच्चों की फेरी टेल होती है, वहां से रेपेंजल को लिया गया है। तो एल्यूजन मतलब कहीं से रेफरेंस लेना अपने पोम के अंदर। आई हैव नॉट अ केयर, आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, रेयर बहुत कम मिलती है, एंड ट्रैंक्विल अगेन, एलोन एंड पीसफुल, शांति भरी, पीसफुल, है ना। तो बोलती है कि काश कि मैं रेपेंजल होती और मुझे किसी की केयर नहीं होती, बिकॉज रेपेंजल भी अकेली थी, बस उसका एक प्रिंस चार्मिंग था और वो अकेली रहती थी वहां पर, वो एक टावर में रहती थी। अच्छा हुआ क्या था कि जो स्टोरी है ना, अगर आपको ये स्टोरी पता है तो आपको पता होगा कि एक बिच थी, उसने क्या किया, अमेंडा को, उस विच ने क्या किया, अमेंडा को एक ट्रैंक्विल टावर में, मतलब एक अकेले से साइलेंट टावर में बंद कर दिया, वहां स्टेयर्स भी नहीं थे। ओके तो अगर उससे मिलने जाता था ना प्रिंस, तो रुपंजल क्या करती थी, अपने बालों को नीचे गिरा देती थी, उसके इतने लंबे बाल थे। तो जो प्रिंस है उसके बालों को ऊपर चढ़ जाता था, बालों को पकड़ के, या किसी को भी चढ़ना होता था तो, या विच को चढ़ना होता था तो। सो अभी रिपेंजल यहाँ, अमेंडा यहाँ बोलती कि काश मैं रिपेंजल होती, मैं तो किसी की केयर नहीं करती और एक टावर में रहती, जो बहुत ही मुश्किल से मिला है उसको, मेरे को भी मिल जाता काश। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने बालों को नीचे नहीं गिराती। क्यों? क्योंकि बाल नीचे गिराऊंगी तो फिर मुझसे कोई मिलने आ जाएगा, तो मैं तो अकेले मस्त रहती और अपने बालों को नीचे, मतलब कोई स्टेयर्स, कोई भी क्लू नहीं देती लोगों को ऊपर चढ़ने का। आई वुड हैव बिन हैप्पी, मैं तो बहुत खुश रहती। तो अब देखो यहाँ आप इमेजिनेशन देखो लड़की की, कितनी अच्छी इमेजिनेशन है, जितना उसको आता है ना। अगर उसने रुपंजल की स्टोरी पढ़ी है तो वो बोल रही है काश मैं रुपंजल होती, उसने कहीं मरमेड देखी है तो बोलती काश मैं मरमेड होती, किसी मूवी में किसी स्टोरी में पढ़ ली होगी, और फिर को जानती है तो बोलती काश मैं, और मतलब और बहुत अच्छे से इमेजिन कर पा रही है। लेकिन लास्ट स्टेंजा आते आते आप देखोगे कि जो इमेजिनेशन, एल्यूजन मैंने आपको बता दिया है ना, फेरी कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर जो हमने रेपेंजल का लिया है, रेपिटेशन हो रहा है, राइमिंग स्कीम क्लियर है आपकी। तो आप लास्ट स्टेंजा आते आते देखोगे कि यहाँ पे अमेंडा की कोई इमेजिनेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अमेंडा को इतनी ज्यादा नैगिंग करी गई, इतनी ज्यादा उसको डिस्टर्ब किया गया, इतना ज्यादा उसको बार बार परेशान किया गया कि उसने इमेजिनेशन करना बंद कर दिया। अब उसके अंदर जो एक टैलेंट था इमेजिनेशन का, क्रिएटिव फ्रीडम का, वो भी उसका खत्म हो गया है। क्यों हुआ? ऑफ कोर्स बिकॉज बार बार उसको उसकी फ्रीडम को छीना जा रहा था। तो इसका असर बच्चों की मेंटालिटी पे पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है, इस चीज को तो मैं भी बहुत मानती हूँ। तो इसीलिए आपको बैलेंस आउट करनी पड़ेंगी चीजें कि आप कितना बच्चे को समझा रहे हैं और कितना उसको फ्रीडम दे रहे हैं। इतना भी फ्रीडम ना हो कि बच्चा बिगड़ जाए, और इतनी भी ज्यादा आप उसको परेशान मत करो, कॉन्स्टेंटली नैग मत करो कि वो बेचारा अपनी एक्चुअल टैलेंट को भूल जाए, जो क्रिएटिव उसके अंदर, क्रिएटिविटी उसके अंदर है, जो फ्रीडम उसके अंदर है, जो डिजायर्स उसकी है, वो सबको दबा दे। उससे क्या होगा, आपके पास में जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो बच्चा बड़ा होके बनेगा, वो रियल नहीं होगा, और उसके अंदर वो चीजें अंदर बंद ही रह जाएंगी। और ये साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा आजकल तो इनर चाइल्ड नाम से वर्कशॉप चल रही है हीलिंग की, कि आपके बचपन में आपके साथ जो भी कुछ ट्रॉमा हुए हैं उन सबको क्लियर करो, तब जाके आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाओगे। अदरवाइज आपने देखा होगा ना, बच्चों को, किसी बड़े लोगों को फोबिया होता है, किसी चीज को खाने का टेंशन होता है, मैं ये नहीं खाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि उनके बचपन में कुछ ऐसा हुआ, वो किसी चीज को खा रहे थे और उनको नहीं खाना था और उनको डांट पड़ी, और उन्होंने, मतलब बहुत ट्रोमास हो जाते हैं लाइफ में इस तरीके के। तो इस ट्रोमा से निकलने के लिए इनर चाइल्ड की वर्कशॉप्स भी होती हैं, हीलिंग वर्कशॉप्स भी होती हैं। तो मतलब कि बचपन में आपके साथ में जो जो हुआ है वो आपकी जिंदगी भर लाइफ का पार्ट रहता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को थोड़ा पैम्परिंग करके रखें, केयर करें। एंड इसीलिए बोला जाता है पेरेंटिंग इज वेरी टफ, इट्स अ चैलेंजिंग प्रोसेस। आपको खुद नहीं पता कि आप बच्चे के साथ सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैंडल द चाइल्ड केयरफुली। नाउ स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, ऐसे सल्क मत करो। सल्क क्या हो गया, ऑल द टाइम यू आर क्राइंग,
है ना, और ये सैड सा मुंह बना के बैठी हुई हो, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। यू आर ऑलवेज मूडी अमेंडा, इतना मूडी हो ना तुम, जब मन करता है तो कुछ करती हो, जब नहीं मन करता है तो नहीं करती हो, और हमेशा कभी हंस रही हो कभी रो रही हो। स्टॉप डूइंग दैट, इतना मूडी नहीं होना चाहिए। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, हर किसी को क्या लगेगा इसकी मम्मी कैसी है, हमेशा इसको डांटती रहती है, तुम्हारे काम ही ऐसे हैं। ये बहुत कैजुअल लाइन है ना, हर मदर के आपको सुनने को मिल जाएगी, हर मदर के साथ में ऐसा होता है कि वो बोलती है कि लोग बोलेंगे कि डांटती रहती है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। तो मदर का काम है आपको डांटना, क्योंकि वो चाहती है कि आप अच्छा करो, लेकिन डांटने में और कॉन्स्टेंटली नैग करने में डिफरेंस होता है। आपको कोई चीज समझाने में और आपको कोई चीज फोर्सफुली करवाने में डिफरेंस होता है। यही चीजें मदर को स्पेसिफिकली मैं नहीं बोलूंगी, पेरेंट्स को बोलूंगी, है ना, पेरेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपने क्या नोटिस किया कि अमेंडा की जो क्रिएटिविटी थी या जो उसकी इमेजिनेशन थी वो क्या हुआ, एंड होते होते खत्म हो गई। तो यहाँ पे पोइट हमको एक मैसेज दे रहे हैं, बिवेयर पेरेंट्स बिवेयर, कहीं ऐसा ना हो कि आप बच्चे को इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दें, इतनी ज़्यादा पैम्परिंग करें, इतनी ज़्यादा हाथ पकड़ के उसको लेके चलें कि उसका एक्चुअल टैलेंट है वो कहीं खो जाए। तो वो आपको नहीं करना है, उसको सपोर्ट करना है, राइट। तो पेरेंटिंग चैलेंजिंग है, तो देख के अच्छे से केयरफुल होके करनी है। अदरवाइज ठीक है, नहीं अब कुछ लोग बोलेंगे इतना क्या सोचना, जो करेगा अपनी भाग्य से कर ही लेगा। तो वो भी ठीक है, वो आपकी थिंकिंग हुई। बट अगर आप सच में एज अ पेरेंट अपना योर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अच्छे से निभाना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड इन दिस फील्ड एज वेल, बिकॉज children are kind of a plain paper, और आप उसमें पेपर पे जो भी लिखोगे वही उनका कैरेक्टर बिल्ड करेगा फ्यूचर में। तो बचपन से ही अच्छी अच्छी आदतें डालोगे तो शायद अमेंडा तक के टाइम की दिक्कत भी नहीं आएगी। बचपन से ही अच्छा सिखाओगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, तो आपको बार बार नैग भी नहीं करना पड़ेगा। होपफुली पोम आपको समझ आ गई होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठीक पोम है, इतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो के आते हैं, बट पढ़ के जाना। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इस पोम में काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो हमको करने हैं। एलिटरेशन यूज हुआ है, रेपिटेशन आपको बार बार यहाँ देखने को मिल जाएगा, बिकॉज अमेंडा वर्ड हर पैराग्राफ में यूज हुआ है। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज एंड हाउ डू यू नो दिस? देखो एक्ने आए हैं उसके, तो आप 11 से 12 साल का उसको मान सकते हैं, और रेपेंसिल वगैरह की स्टोरी पढ़ रही है तो 8 से, तो 8 to 12 मैं मोटा मोटा लेके चलती हूँ, हर बार बोल देती हूँ बच्चों को 8 to 12 तो कम से कम मान के चलना, ठीक है। तो 8 to 12 की है अमेंडा। आंसर हमें आप लिख दीजिए। और क्या पूछा है इसमें, और भी कुछ पूछा है, हाउ डू यू नो दिस, ठीक है। सो अमेंडा सीम्स टू बी अ यंग 8-year-old गर्ल, तो मैं 8 to 12 कर देती हूँ इसको। वी कैन से दैट विद द रेफरेंस दैट वी गेट फ्रॉम द पोम अबाउट हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर की वजह से हमने अंदाजा लगाया 8 से 12 साल की होगी। द वे शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी अ मरमेड एंड रुपंजल, तो फेरी टेल्स में ही रुपंजल एंड मरमेड देखने को मिलती है ना, कोई ऐसा तो नहीं 20 साल की लड़की तो कभी नहीं बोलेगी कि मेरे को तो मरमेड बनना है, मेरे को तो रुपंजल बनना है। आई थिंक 3rd क्लास में पढ़ाई जाती है रुपंजल की स्टोरी, 3rd 4th में फेरी टेल होती है। तो अगर उसको रपुंजल की स्टोरी पढ़ने का शौक है या उसने पढ़ी है तो मेरे ख्याल से 8-9 साल की होगी, है ना। इसके अलावा शी मस्ट बी अ स्कूल गोइंग गर्ल हु लव्स टू रीड फेरी टेल्स, ये भी हमने अंदाजा लगा लिया। मोरोवर शी ऑल्सो गेट स्कोल्डिंग बाई मदर फॉर नॉट कंप्लीटिंग हर होमवर्क एंड क्लीनिंग हर शूज, तो इतनी भी छोटी नहीं है कि स्कूल ना जाती हो, तो 4-5 साल की तो नहीं है, क्योंकि मतलब होमवर्क मिला है और खुद से करना है। 4 साल के 5 साल के बच्चे को कोई होमवर्क नहीं मिलता, मिलता भी है तो मदर को कराना है, ये नहीं कि चलो बेटा ABCD लिखो, मम्मी को हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है। तो ये है 8-9 साल की अच्छे से, ठीक है। तो आप 8 to 12 लिखिए, क्योंकि एक्ने वाला पॉइंट भी यहाँ आ जाता है कि उसके एक्ने भी हुए हैं, तो 11-12 साल के बच्चे को ही एक्ने होंगे, राइट। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, कौन बात कर रहे हैं, पेरेंट बात कर रहे हैं। ऑल्दो वी डोंट गेट एनी आइडिया ऑफ हु इज स्पीकिंग टू हर इन द एंटायर पोम, वी कैन एज्यूम दैट इट मस्ट बी ईदर हर ईदर ऑफ हर पेरेंट, कोई भी मम्मी या पापा, सिंस वी सी इन आवर रियल लाइफ दैट एज वेल दैट इट्स द मदर, एपिस्ट्रॉफी लगा दो, इट इज अवर मदर हु टेक्स केयर ऑफ द child at first place and try to inculcate good habits in a child. So precisely, most probably हमें क्या लग रहा है, it should be her mother who scolds her for not behaving properly, जैसा वो चाहती है वैसा as an ideal child। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why are stanzas 2, 4 and 6 are given in parenthesis? parenthesis में क्यों दिए गए हैं? बिकॉज ये क्या है, parenthesis एक पोइटिक डिवाइस होती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। यहाँ अमेंडा की इमेजिनेशन को हमने क्या किया है, parenthesis के थ्रू ऐड किया है पोम के अंदर बीच बीच में, ये बताने के लिए कि जिस टाइम अमेंडा की मदर उनको डांट रही है वो इमेजिन कर रही है और जवाब नहीं दे रही है, बट खुश नहीं है अपनी पेरेंटिंग से।
So parenthesis is a poetic device which can be used to add some extra information, ठीक है, और context about the incident or act happening in the poem. So here in the poem 2, 4 and 6 are used to express Amanda's inner thoughts. उसकी inner thoughts के बारे में बताया जा रहा है which she is imagining while her mother is scolding her, right? So to put a contrast flavor to the poem, the parenthesis device is used to express both the speaker's feelings differently. तो जो parenthesis है उसमें contrast ideas दिखाए गए हैं. मदर अगर ऐसा बोल रही है तो बच्चा ऐसा सोच रहा है. मदर बोल रही है सफाई नहीं की, वो कहती काश मैं ऑर्फन होती, घर ही नहीं होता तो सफाई क्या होती, जूते साफ नहीं किए, जूते क्या पहनना, पैर ही नंगे पैरों घूम रही होती, पैटर्न्स बनाती, जूतों की जरूरत ही नहीं है, सफाई क्या करनी जूतों की. तो एक तरीके से कंट्रास्ट बिहेवियर आपको यहाँ पे दिखाया गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Who is the speaker in the stanza 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5 and 7? No. 2, 3, 6 का जो स्टेंजा की जो स्पीकर है वो अमेंडा है. अच्छा, वो बोल नहीं रही है, वो बस सुन रही है और खुद से सोच रही है. तो क्या वो अपने मदर की बात को सुन रही है? नो, बिल्कुल नहीं सुन रही. वो सुन ही नहीं रही है, वो तो अपनी इमेजिनेशन में बिजी है. इसीलिए ऐसा होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स कहते हैं मेरी बात ही नहीं सुनती. बच्चे की इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो अपने ही ख्यालों में है. और ये जो पोम है ना, आपको उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है. बच्चा अपने इमेजिनेशंस में लगा पड़ा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि सामने वाला मुझसे क्या कह रहा है. ऐसे में अगर आप उसको डांटेंगे, कुछ कहेंगे, बच्चे को सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, वो सुन ही नहीं रहा आपकी बातें. तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बातें सुने, पहले उसका अटेंशन ग्रैब करो, उसको विश्वास दिलाओ कि आप कुछ कहने वाले हो, डांट नहीं रहे हो, फिर उसको समझाओ. आप डांटोगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो इमेजिनेशन में बिजी है, जैसे कि अमेंडा. Right? So since we know that the speaker in stanza 2, 4 and 6 is Amanda herself, who is busy in her inner world, she is a mere 8 years old girl who loves to read fairy tales and imagines herself to be one of them. We can say very firmly that she is not listening to any of the command that her mother is giving, not at all. कुछ भी नहीं सुन रही है. This may be because of the constant harassment that she is facing from a long time, that now she does not take her mother's nagging seriously. अब अपनी मदर की nagging को वो बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती है. ठीक है, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मदर उसको डांट रही है या नहीं डांट रही है, क्योंकि वो सुन ही नहीं रही है. कर लेंगे आंसर इसका. ओके, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? मरमेड होती तो क्या करती? हाँ, मस्त अपना जो ट्रैंक्विल जो सी था उसका, उसमें मस्त अपना फ्लोट करती, खुश रहती, अकेली रहती. सो इन दिस सेंसिटिव पोम, मैंने इसको पोम को सेंसिटिव बना दिया यहाँ पे, बिकॉज अमेंडा इज अ सेंसिटिव गर्ल, है ना. We get to know that Amanda is a very much upset with the constant nagging of her mother, and she starts imagining herself as a mermaid to get an escape from his constant harassment. She imagines if she were a mermaid, यहाँ से आंसर आपका शुरू होगा, she would drift slowly on a languid emerald sea. Moreover, she would be the only habitant there and would live there without any disturbance. तो उसको disturbance नहीं चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, इज अमेंडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? क्या वो ऑर्फन है? नहीं भाई, उसकी पेरेंट्स हैं. पर वो ऐसा कहती क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी उसको इतना ज्यादा डांट रही है ना कि उसको चाहिए कि मैं अकेले रहूं. सो द एंटायर पोम इज एन एविडेंस दैट अमेंडा हैज हर पेरेंट्स हु आर ऑलवेज कमांडिंग हर टू डू थिंग्स इन अ राइट मैनर. सो इट्स क्लियर that she is not an orphan. However, in the poem, Amanda wishes to be an orphan so that she can roam on the street freely, ताकि वो सड़क पे आराम से चले. When her mother asks her if she has cleaned her shoes or not, she imagines herself to be an orphan so that she can make different patterns on soft dust with her bare feet, ताकि वो मड में अपने पैरों के पैटर्न्स बना सके. तो क्या वो ऑर्फन है? ना, पेरेंट्स हैं तो उसे डांटने के लिए. ऑर्फन कहाँ है? डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? व्हाई डज शी वांट टू बी रेपुंजल? तो रेपुंजल में मैंने आपको बताया ना, एक स्टोरी है, चाइल्ड स्टोरी बुक है, जिसमें स्कूल में वो पढ़ाई जाती है. सो रेपुंजल वाज अ प्रिंसेस हु वाज कैप्चर्ड बाय in an isolated tower by a witch. There were no staircase in the tower, so the witch would climb the princess hair to get a reach of her. Here in the poem, Amanda wants to live in an isolated tower as Rapunzel did. However, she makes it clear that she will not let her hair down for the witch. In result, no one would ever be able to disturb her privacy. उसकी privacy को कोई disturb नहीं करेगा, क्योंकि जब भी witch आएगी वो बोलेगी मैं तो नहीं अपने बाल नीचे कर रही, ऊपर आओगी नहीं तुम. तो कुल मिला के हर बार क्या होगा? रेपुंजल बच जाएगी, अमेंडा बच जाएगी, बिकॉज अमेंडा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसको कोई डिस्टर्ब करे, उसको अकेले रहना है. शी सेज द साइलेंट इज गोल्डन.
एंड द फ्रीडम इज स्वीट. इंपॉर्टेंट लाइन. हो सकता है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी है शायद, है ना. व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज दिस पोम टेल यू अबाउट अमेंडा. क्या यर्न करती है, मतलब क्या चाहती है. अमेंडा मेंशन्स हर फीलिंग इन द पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस में उसने अपनी फीलिंग्स को बताया हुआ है. वेयरइन शी सेज दैट साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट. मतलब कि वो चाहती है कि साइलेंस रहे उसके आसपास और वो फ्री रहे. दिस शोज दैट how precious silence and privacy is for Amanda, which she hardly gets on her home at her home. ठीक है. Now Amanda's parents are trying their best to inculcate good habits in her and to groom her like an ideal child, but Amanda takes all this as a restriction and feels that her freedom and creativity has been taken away from her. Amanda, like any other child, is not moody or bad girl, but she wants her creative freedom. उसको क्या चाहिए, उसको थोड़ा बहुत क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, जिससे कि जो उसके मन में है वो कर सके. ठीक है. चलो, that would be the last question for you. Read the stanza. Do you think Amanda is sulking and moody? लास्ट स्टेंजा में आपको बताना है क्या अमेंडा सल्किंग एंड मूडी है या नहीं. आप यस लिखेंगे कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है हाँ, और नो लिखेंगे अगर ना. तो वो मूडी लगी आपको या सैड लगी, हर बात पे परेशान होने वाली लगी, अगर थी तो यस लिखिए, अगर नहीं तो नो लिखिए. दैट वुड बी योर होमवर्क फॉर टुडे. द पोम इज डन नाउ. ठीक है, ये पोम हमने पूरी तरीके से आज कवर कर ली है. नेक्स्ट आपकी एन ग्रेगरी की पोम रह गई है जो आपका पार्ट है सिलेबस का. दैट आई विल डू वेरी सून. That is it in today's video. आंसर मुझे comment section में देना and I will meet you very soon in the next video. Bye everyone and take care.